mute your mic. Keep your mobile phones on silent mode. सभी से अनुरोध है कि वो अपना माइक म्यूट पे रखे और मोबाइल फोन को साइलेंट कर दे. Esteemed guests, respected officers of Department of Justice, dear colleagues from Telelaw, Nyay Bandhu and Legal Literacy Program, our grassroots functionaries, volunteers, and all the attendees who have joined us today online, on behalf of A to J Division, I, Farhana, welcome you all to this national webinar on rights of persons with disability in India. Now I would like to invite our Joint Secretary, Department of Justice, Shri Neeraj Kumar Gyagi sir, to deliver the welcome address. Thank you, Farhana, and आप सबका इस वेबिनार में स्वागत है. Very good morning to all of you. ये वेबिनार अब तक हम लोग 12 ऐसे वेबिनार का आयोजन कर चुके हैं और ये 13th है और हमने ये निश्चय किया है कि ऐसे वेबिनार हम लोग हर महीने ए टू जे विभाग करता रहेगा. हम लोग ये वेबिनार क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे पर्पस क्या है, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको देना चाहूँगा. मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ एक एक्सेस टू जस्टिस डिवीज़न है जो एक्सेस टू जस्टिस के ऊपर में काम कर रही है और हम लोग एक स्कीम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. उस स्कीम का नाम है डिज़ाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस और उसका एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है लीगल लिटरेसी एंड लीगल अवेयरनेस, जो हम लोग डिफरेंट एजेंसी के माध्यम से, डिफरेंट सरकारी महकमों के माध्यम से लोगों के बीच और जनता के बीच लीगल लिटरेसी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं. तो हमने ये सोचा कि अगर हम लोग एक विषय के ऊपर में इस टाइप का वेबिनार अगर हम लोग रखें जिसमें कि उस विषय में कुछ एक जो एक्सपर्ट लोग हैं और उस दिशा में जिन्होंने अच्छा काम किया है अपने ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से या अपनी संस्था के माध्यम से, उनसे बुला करके उनके विचारों को साझा करके तो और इस कार्यक्रम में हम लोग ग्रास रूट तक इलेक्ट्रॉनिकली जुड़ते हैं और काफ़ी संख्या में लोग हमारे वेबिनार को काफ़ी लाइक किया है और इसमें काफ़ी अच्छी जानकारी साझा होती है. तो जो पर्पस है वेबिनार का वो यही है कि कैसे करके फील्ड फंक्शनरीज को एक स्पेसिफिक विषय के ऊपर में उनको जागरूक किया जाए और जो एक्सपर्ट हैं जो इस विषय के वो एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर में बोलते हैं जिससे कि उसका फ़ायदा सब तक पहुंच सके. तो ये एक लीगल लिटरेसी का और एक अवेयरनेस फैलाने का एक हमारा प्रयास है और हम कोशिश करते हैं कि एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर में लोगों का ज्ञानवर्धन हो सके और इसकी समीक्षा भी होती है बाद में. आज का जो टॉपिक है मैं उस पर कुछ कहना चाहूँगा. पर्सन विद डिसेबिलिटी इंडिया के कंटेक्स्ट में बहुत क्रूशियल है और वो क्रूशियल इसलिए है जब आपकी आबादी का मोर देन 2.5% अगर आबादी में ऐसे लोग हैं जो कि दिव्यांग हैं, जिनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो अगर टोटल नंबर की बात करें तो मुझे लगता है कि पूरे विश्व में इतने ज़्यादा दिव्यांग शायद किसी दूसरे राष्ट्र में नहीं हैं. और इसकी शुरुआत सरकार ने 1995 में ही एक एक्ट आया जो पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है, लेकिन वो रेटिफाई नहीं हो पाया था. 2007 में भारत ने यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन जो है वो पर्सन विथ स्पेशल डिसेबिलिटी का सिग्नेटरी होने के बाद उसी एक्ट को फिर से उसका जीर्णोद्धार किया गया और उसके बाद उसका नाम बदल करके राइट टू पर्सन विथ डिसेबिलिटी करके 2016 में सदन के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया और तब से ये एक्ट है. और ये एक्ट काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है. मैं आपको बता दूं कि इसमें कुल 17 अध्याय हैं और 102 दफ़ाएं हैं. तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अपने आप में एक संपूर्ण दस्तावेज है जो कि एक इस दिशा में काम करने को हमें इंगित करता है. तो मैं उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा. उसके ऊपर बोलने के लिए बहुत सारे लोग हैं हमारे बीच में, मैं उनको सुनने के लिए उत्सुक हूँ और मैं पुनः न्याय विभाग की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया. फरहाना. Thank you, sir. Before we move on to the speaker's presentation,
I have two small announcements to make. I would request our respected speakers to kindly restrict their presentation to the allotted time of 10 minutes. And sincere apology if I have to interrupt and remind you after 9 minutes. And second is, I would, keeping in mind the paucity of time, I would request all the participants post the speaker's presentation, please raise your questions in the chat box. Now I welcome our first speaker who has joined us online, Shri Rajiv Raturiji, to share his views on some critical issues and respective legislation and judgment. Shri Rajiv Raturiji is the strategic advisor of Saksham Trust. He works towards digital empowerment of people with disabilities. He has worked extensively towards capacity building and legal reforms for persons with disability. Over to you, sir. Thank you, Farhana. Am I audible? Yes, sir. Thank you. So, my deep appreciation, first of all, to the Department of Justice for organizing this webinar on legal rights of people with disabilities. और ये वाकई में एक बहुत सराहनीय, I would say, effort है Department of Justice की तरफ से. So my appreciation of the fact. मुझे बोला गया है कि मैं critical issues और लीगल जजमेंट्स के बारे में बात करूं ऑन डिसेबिलिटी, तो मैं इसी के बारे में बात करूंगा. मेरा रिक्वेस्ट है फरहाना मैडम से कि जब मेरे समय का अंत होने वाला होगा अबाउट अ मिनट अर्लियर, आप मुझे प्लीज रिमाइंड कीजिएगा. बिल्कुल सर. सो द क्रिटिकल इशू, सबसे बड़ा क्रिटिकल इशू मेरी समझ में है कि हमारे पास आंकड़े ही नहीं है. जेएस साहब ने अभी बात किया था अबाउट द नंबर ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज, और हमारा जो सेंसस है 2011 का वो कहता है 26.9 मिलियन पीपल विद डिसेबिलिटीज. लेकिन अगर देखा जाए तो इनमें से ओनली 64.9% हैव बीन सर्टिफाइड, जिनको सर्टिफिकेट इशू हुआ है. और हमको मालूम है कि सर्टिफिकेट अनिवार्य है अगर कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज को अपने राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स को हासिल करना है. सो सर्टिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सही नंबर होना बहुत ज़रूरी है. और नए कानून में अब हमारे पास 21 विकलांगताएँ हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास प्रॉपर नंबर्स हो डिसेबल्ड पीपल के इन द कंट्री, क्योंकि जितनी भी पॉलिसी प्रोग्रामिंग होती है वो इन्हीं नंबर्स पे, सेंसस के फिगर्स पे डिपेंड करती है. और मैं अनुरोध करूंगा कि जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑपरेशंस हैं वो कम से कम इसको कंसिडर करें कि वो वाशिंगटन ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस को सामने में रखें जब भी नेक्स्ट सेंसस होगा. तो आंकड़े एक बहुत बड़ी समस्या है. रोजगार एक बहुत बड़ा इशू है हमारे साथ. फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज, एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड्स इज अ बिग इशू. there's a complete lack of employment opportunities. हालांकि जो नया कानून है उसमें 4% आरक्षण विकलांग व्यक्तियों को दिया गया है इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड इन पब्लिक सेक्टर्स एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स. हालांकि अगर हम सरकार के आंकड़े खुद ही देखें तो 1.98% employment has been provided against the target of 4%. So this is a very low figure. तो ये 4% का जो आरक्षण है इसका फायदा पर्सन विद डिसेबिलिटीज को नहीं मिल पा रहा है. क्यों नहीं मिल पा रहा है इसको हमको सोचना पड़ेगा. नेशनल एक्शन प्लान ऑन स्किलिंग लॉन्च हुआ था 2015 में, और उसमें कहा गया था कि 2022 तक हम लोग 10 मिलियन पीपल को, डिसेबल्ड पीपल को स्किल डेवलप करेंगे. लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और केवल 1.98 मिलियन पीपल विद डिसेबिलिटीज हैव बीन एम्पावर्ड इन द स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम. और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डिपार्टमेंट के, मिनिस्ट्री के ही फिगर्स हैं. तो हमको स्किल डेवलपमेंट लेके बहुत कुछ करना पड़ेगा. प्राइवेट सेक्टर में एक इंसेंटिव स्कीम है फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज, लेकिन ये इंसेंटिव स्कीम को हमको दोबारा सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये ल्यूक्रेटिव नहीं होगा तो प्राइवेट सेक्टर सामने नहीं आएगा टू एम्प्लॉय पीपल विद डिसेबिलिटीज. हालांकि यू डू फाइंड कि रिटेल एंड हॉस्पिटैलिटी सामने आए हैं, उन्होंने पीपल विद डिसेबिलिटीज को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया है. बट अगर इंसेंटिव स्कीम हमारी ज़्यादा ल्यूक्रेटिव होगी तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे. शिक्षा को लेके भी बहुत सारी समस्याएं हैं. स्पेशल एजुकेटर्स नहीं हैं. रीजनेबल अकोमोडेशन, जो अब 2016 का कानून कहता है रीजनेबल अकोमोडेशन एंड इंडिविजुअलाइज सपोर्ट, इस सब का प्रावधान नहीं है, स्पेशली इन मेन स्ट्रीम स्कूल्स. ब्लाइंड स्कूल्स केवल ब्रेल में पढ़ाते हैं. डेफ लोग जो हैं उनको ओरल लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है. डिजिटल एम्पावरमेंट की कोई प्रावधान नहीं है. और हमने कोविड में देखा है कि डिजिटल method of education was very successful, but as far as children with disabilities were concerned, ये नहीं हो पाया. साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स नहीं है स्कूल में.
एक और जो मुद्दा है एक्सेसिबिलिटी का, कि जो हमारी जो यातायात है, जो हमारे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं, हमारी बिल्डिंग्स हैं, हमारी पेडेस्ट्रियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो एक्सेसिबल नहीं है। हालांकि इस पे सरकार ने कुछ प्रोएक्टिव डिसीजंस लिए हैं, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन जारी किया है। तो ट्रांसपोर्ट वगैरह इन सबको हमको देखना पड़ेगा। ये सारे हमारे क्रिटिकल इश्यूज में आते हैं, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी तो आप एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते, आप एजुकेशन नहीं जा सकते, आप इंस्टीट्यूशन में नहीं जा सकते। तो ये सारे हमारे क्रिटिकल इश्यूज हैं। हमारे पास जो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज कानून है, ये एक बड़ा पावरफुल कानून है। Very strong provisions of the act, or disabled persons organizations and people with disabilities have used the provisions of the law to further their rights given to them under the RPD Act. एक्सेसिबिलिटी में देखें तो 2007 में हमने इलेक्शन प्रोसेस को एक्सेसिबल बनाने के लिए एक पिटिशन फाइल हुआ था सुप्रीम कोर्ट में 2004 में, और इसमें इलेक्शन कमीशन ने एक एफिडेविट फाइल किया था कि क्या क्या वो करेंगे इन टर्म्स ऑफ रैम्स, ब्रेल बैलेट पेपर्स, ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ। और आज हम देखें अगर तो 2019 में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सेस टू वोटिंग राइट्स ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज आर कंसर्न, और इसमें गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत प्रोएक्टिव डिसीजंस रहे हैं। एट द सेम टाइम डीपीओज भी बहुत एक्टिव रहे हैं, और उन्होंने हर जनरल इलेक्शन से पहले इसको मॉनिटर किया है कि क्या प्रावधान है, क्या प्रोविजंस हैं, क्या अरेंजमेंट्स बनाए जा रहे हैं। सो दिस इज वन एस्पेक्ट की द राइट टू वोट जो 2004 में सुप्रीम कोर्ट में गया था, उसके चलते हुए आज कितना बदलाव आ गया है। 2019 में a disabled girl, one of our colleagues, was made an ambassador for elections for disabled people, and leave no one behind was the motto of the 2019 election. So we have really made progress as far as this is concerned, but a lot more needs to be done. 2005 में मैंने एक पिटिशन फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में ऑन एक्सेसिबिलिटी इन ट्रांसपोर्ट, बिल्ट एनवायरनमेंट वगैरह वगैरह, और इसके चलते हुए 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया था कि आपको सारी ट्रांसपोर्ट बिल्डिंग्स वगैरह एक्सेसिबल बनानी पड़ेंगी, वेबसाइट्स वगैरह। एंड अ लॉट हैज हैपेंड आल्सो। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, उसमें टारगेट सेट किए कि हम इतने बिल्डिंग्स को एक्सेसिबल बनाएंगे, इतने ट्रांसपोर्ट को एक्सेसिबल बनाएंगे, इतनी वेबसाइट्स को एक्सेसिबल बनाएंगे। अ लॉट हैज हैपेंड, बट अनफॉर्चुनेटली जो टारगेट 2017 में कंप्लीट होने का था वो अभी तक नहीं हुआ है। सो आई थिंक अ लॉट मोर नीड्स टू बी डन हियर। जीजा घोष का जो है एयरलाइंस में डिस्क्रिमिनेशन के चलते हुए, जीजा घोष को एयरलाइंस से स्पाइस जेट ने उतार दिया था कलकत्ता एयरपोर्ट में यूजिंग हर डिसेबिलिटी एज अ रीजन, और इसके चलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसको 10 लाख का कंपनसेशन अवार्ड किया था, एंड स्पाइस जेट हैड टू पे दिस कंपनसेशन। बट इस पिटीशन के चलते हुए काफ़ी चेंजेस आए हैं एज फार एज एयर ट्रैवल इज कंसर्न फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज। I would still say that more needs to be done, but a lot of has happened. Things have happened. Accessible websites बनी हैं online booking के लिए, और व्हीलचेयर यूजेज, एम्बुलिफ्ट प्रोविजनिंग, ये सब अब एयरलाइंस को मैंडेट किया गया है अंडर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की आप प्रोवाइड कीजिए, आप एम्बुलिफ्ट प्रोवाइड कीजिए। आप किसी को फिजिकली नहीं लिफ्ट कर सकते हैं, आप किसी के सिक्योरिटी चेक्स पे किसी के आर्टिफिशियल लेग्स हो या हैंड्स हो, आप उनको रिमूव नहीं करवा सकते, बिकॉज दैट इज लॉस ऑफ डिग्निटी। तो ये बहुत बड़ा एक बदलाव आया है एयर ट्रैवल में एज फार एज पीपल विद डिसेबिलिटीज आर कंसर्न, और ये जजमेंट है 2017। इनफैक्ट इस पे लास्ट जजमेंट दिसंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने पास किया था व्हेन दे वर डिस्पोजिंग ऑफ द पिटिशन, एंड दे सेड दैट यू कैन नॉट मैन हैंडल अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। आप किसी को फिजिकली नहीं लिफ्ट कर सकते। कई बार होता है कि एम्बुलिफ्ट नहीं होता है और पर्सन विद डिसेबिलिटी वो सीढ़ियों से नीचे नहीं उतर सकते, तो उनको फिजिकली उतारा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नो, यू कैन नॉट डू दिस, दिस इज अगेंस्ट देयर राइट टू डिग्निटी। और सिक्योरिटी चेक्स में एक बहुत बड़ा समस्या है कि जो आर्टिफिशियल लिम्स वगैरह पहनते हैं, जैसे मैंने बताया, उनको रिमूव करवाया जाता है एक्सरे के लिए। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है दैट दिस कैन नॉट बी डन अनलेस ऑफ कोर्स सिक्योरिटी इश्यूज कम अप। तो ये भी एक बदलाव हमने देखा है सुप्रीम कोर्ट ने यूजिंग द डिसेबिलिटी लॉ। नैड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के दो बड़े बड़े जजमेंट्स आए हैं दिल्ली हाई कोर्ट से, जिसमें साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स का प्रावधान, हर गवर्नमेंट ऑफिस में साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर होना चाहिए, और ड्राइविंग लाइसेंसेस का एक मुद्दा था जो डेफ लोगों को नहीं मिलते थे उनको लाइसेंसेस। तो अगर कोई इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेके कोई डेफ पर्सन इंडिया में आ सकता था तो ही कुड ड्राइव अ कार, बट नॉट डेफ पीपल इन इंडिया। And here again, the courts have said that no, you have to give driving license to people with disabilities if they are found fit to drive. तो ये भी एक बदलाव आया है बिकॉज ऑफ द जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। शिक्षा में एक पिटिशन फाइल हुआ था डीआरजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और फिजिकल एक्सेस टू लॉ कॉलेजेस, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी एक्सपैंड किया, उन्होंने सारे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को एम्बिट में लिया,
और 2017 में जजमेंट पास किया था कि आप फिजिकल एक्सेस प्रोवाइड कीजिए यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में और आप टीचिंग पेडागोजी को भी चेंज कीजिए। इसमें एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी थी यूजीसी को, लेकिन ये हो नहीं पाई और 2021 दिसंबर में फिर से सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को उठाया और अभी हम देखते हैं कि गाइडलाइंस बन चुकी हैं एज फार एज एजुकेशन इज कंसर्न फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, और फिजिकल एक्सेस का भी प्रोविजनिंग हो रहा है एंड उस पर स्पेशल टीम्स प्रोवाइड करी गई है हु आर ऑडिटिंग द यूनिवर्सिटीज फॉर फिजिकल एक्सेस. So this is another change which has happened because of the disability law, using the provisions of the law. Sorry to interrupt, sir. You I have have 1 just minute one. to conclude. Yes. Okay, so if I speak on health issues पे भी काफी provisioning हुआ है. कोविड को लेके करीब 10-11 petitions में petitions फाइल हुए थे कोविड वैक्सीनेशंस के चलते हुए, और हमने देखा कि ये petitions फाइल करते हुए काफी बदलाव आया. होम वैक्सीनेशन भी हुआ, कहीं कहीं नियर टू होम वैक्सीनेशन सेंटर सेटअप हुए, लेप्रोसी कॉलोनीज में वैक्सीनेशन हुआ, and organized and homes for abandoned and destitute में भी वैक्सीनेशन ड्राइव्स हुए. एक जजमेंट मैं जरूर शेयर करूंगा, इस द विकास कुमार जजमेंट. ये दिसंबर 21 का जजमेंट है, जस्टिस चंद्रचूड़ ने इसको डिलीवर किया है, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड है. इसमें रीजनेबल अकोमोडेशन का है कि अ पर्सन विद a 6% disability was not allowed ascribed by the UPSC, and the Supreme Court has said that no, reasonable accommodation is a right of all people with disabilities and is not linked to the fact that he has a benchmark disability. और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि आपको 1-to-1 बेसिस पे reasonable accommodation डिसाइड करना पड़ेगा with the person with disability. और as far as burden of cost का है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है that when you are calculating the burden of cost, you have to make sure that the total assets of the organization are taken into consideration and not just the resources available. So I think this is a very, very important judgment, और इसमें काफी अब इसका impact होने वाला in the months to come, in the years to come. So thank you so much. I have a lot more of judgments to share, but I'm just keeping it confined to this because of paucity time. Thank you for giving me this opportunity. Over to you. Thank you, sir. Now I invite Shri Gaurav Kumar Gupta, Consultant for Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India, to give an overview of the unique ID for persons with disability. गुड मॉर्निंग सर. मैं गौरव गुप्ता, डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी अफेयर्स है, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड. नेक्स्ट. यूडीआईडी प्रोजेक्ट से पहले सर जो सिंपल प्रोसेस होता था, ऑफलाइन प्रोसेस होता था, उसमें मैनुअल सर्टिफिकेट दिए जाते थे, और उसके बाद में 2014 के बाद में इसको हमने ऑनलाइन प्रोसेस चालू किया है. उसके लिए एक वेब पोर्टल बनाया है, swablambancard.gov.in. उस पर PWD ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन ही उनका प्रोसेस होता है. उनको यूडीआईडी कार्ड उनके घर के पते पे भिजवाया जाता है. आप सभी को पता है कि पहले 7 टाइप की डिसेबिलिटी हुआ करती थी, और अभी नया एक्ट आने के बाद में टोटल 21 टाइप की डिसेबिलिटी हो चुकी है. उसको भी इसमें कैटर किया गया है, जिससे कि सभी दिव्यांगजनों को उनका यूडीआईडी कार्ड मिल सके. नेक्स्ट सर. इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू क्रिएट ए नेशनल डेटाबेस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड इशू ए यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड. तो अभी हम सभी लोगों का यूडीआईडी कार्ड बना रहे हैं, और उसमें जितने भी लोग हैं सब अप्लाई करते हैं, और सभी राज्यों में इसका काम चालू हो चुका है. केवल एक स्टेट को छोड़ के कुछ इश्यूज की वजह से, टेक्निकल इश्यूज और कुछ से, इसके कारण का काम नहीं हुआ है. इसमें हम सारे पैरामीटर्स इसमें लेते हैं, नाम, एड्रेस, एजुकेशनल डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स में आइडेंटिटी डिटेल, और इवन एम्प्लॉयमेंट डिटेल को भी हमने इसमें कैटर किया है, जिससे कि सभी का हमारे पास डाटाबेस इकट्ठा हो सके. और अभी हमारे नए सेक्रेटरी साहब आए, उन्होंने भी इसमें क्या है कि इसको रिसर्च के लिए भी हम यूज़ कर सके, कहाँ पे ज़्यादा किस टाइप की डिसेबिलिटीज़ के लोग हैं, उसको इसमें हमें बेनिफिट मिलेगा. इसमें विलेज लेवल तक का हम डाटा इसमें इकट्ठा कर रहे हैं. नेक्स्ट सर. ये सर हम सारे जो है इसमें क्या क्या हम ये करते हैं, ऑनलाइन प्रोसेसिंग है इसकी, और यूडीआईडी नंबर है इसमें, हेल्थ के सिस्टम के साथ में भी, क्योंकि काफ़ी सारे जो स्टेट्स हैं उन्होंने इसमें स्कीम को बेनिफिट देने का भी काम चालू कर दिया है. जैसे उत्तर प्रदेश में है, पंजाब में है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, कि यूडीआईडी कार्ड के साथ ही वो जिनके पास यूडीआईडी कार्ड होगा उनको बसों में कंसेशन है, एजुकेशन में है,
और अभी रिसेंटली हमारे डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर पास किया है जिसमें सभी दिव्यांगजन जिनके पास यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड या उनका एनरोलमेंट नंबर है, तो हमारे 9 नेशनल इंस्टीट्यूट हैं, उसमें एजुकेशन फुल्ली फ्री जिसका अराउंड कॉस्ट 40,000 तक जाता है, और उसका जो हेल्थ जो उसका ठीक करने का है स्वास्थ्य वो फ्री कर दिया गया है। नेक्स्ट सर, ये हमारा सर होम पेज है, इसमें पीडब्ल्यूडी ऑनलाइन कर सकता है, उसका स्टेटस देख सकता है, और अभी हम सारी स्कीम के साथ में जैसे रेलवे के साथ में भी हम करने जा रहे हैं, तो सभी धीरे धीरे करके हम इसको आगे बढ़ रहे हैं। जी सर नेक्स्ट, ये हमारा सर फर्स्ट यूडीआईडी कार्ड था जो प्रिंट हुआ। इसमें आप देख पाएंगे सर कि इंग्लिश में और रीजनल लैंग्वेज में नाम है, उसमें टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़ है, उसमें यूडीआईडी नंबर है, उसमें इशू ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, और इसको दोनों स्टेट मतलब नेशनल एनवलप और स्टेट का एनवलप जिससे कि दोनों की रिकॉग्निशन मिल सके। नेक्स्ट सर, फीड कौन करता है? हाँ सर फीड, सर सपोज मुझे, हाँ जी डिपार्टमेंट इसको बना रहा है सर, बट इसका सोर्स इंफॉर्मेशन क्या है? हाँ कौन फीड करता है? सर, सर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो इशू किए जाते हैं वो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल अथॉरिटी से इशू किए जाते हैं। तो सपोज जैसे मैं बात करता हूँ, मैंने अपना पीडब्ल्यूडी के लिए फॉर्म भरा, तो जब मैं अब भरता हूँ तो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में मेरा एप्लीकेशन चला जाता है। उसके बाद एप्लीकेशन जाने के बाद में वो लोग उसका असेसमेंट करते हैं और उसको यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड देते हैं। यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड मेडिकल सर्टिफिकेशन के बाद होता है या उसके? सर वो पैरेलल प्रोसेस है। Parallel? यस सर, यस सर जी। तो वो जैसे उसमें कोई एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की, जैसे अप्लाई किया डिस्ट्रिक्ट में तो उनका जैसे यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड बनना है सर तो वो किस बेसिस पे बनता है? हाँ सर, इसके लिए 4 जनवरी 2018 को डिपार्टमेंट ने गाइडलाइंस इशू की है, 117 पेज की गाइडलाइंस है, उसमें सभी डिसेबिलिटीज़ का किस किस तरह से असेसमेंट होगा और क्या कौन उसमें डॉक्टर्स रहेंगे, कौन उसमें असेसमेंट, उसका ऑलरेडी इशू हो चुका है। तो उसमें 20 टाइप की डिसेबिलिटीज़ का है, एक डिसेबिलिटी का ऑलरेडी ऑटिज्म का। जैसे अप्लाई कहाँ, क्योंकि हमारे अभी जो वेबिनार में हमारे जो फील्ड लेवल के फंक्शनरीज है ना, वो पूरे इसमें जुड़े हुए हैं जी। तो उनके जानकारी के लिए आप बताएंगे कि सपोज किसी ने अप्लाई किया तो डिस्ट्रिक्ट में कौन से जगह अप्लाई करेंगे? नहीं सर, ये ऑनलाइन पोर्टल है, तो ऑनलाइन हमारा जो है पोर्टल है वो जो एनआईसी क्लाउड पे है, स्वावलंबन कार्ड.gov.in पे जाके अप्लाई करना है, कहीं से भी घर से कर सकते हैं। लेकिन हमने कॉमन सर्विस सेंटर के साथ इसका एग्रीमेंट भी किया है। कॉमन सर्विस सेंटर के साथ है, जी MOU, हाँ, तो वहां पे भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कहीं से भी कर सकते हैं, घर से कहीं जहां भी आप हो। ओके, तो अप्लाई करने के बाद फिर कंसर्न डिस्ट्रिक्ट्स में जाता है सर, ये डिस्ट्रिक्ट में किस डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर के पास, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर ही हैं जो इनको इशू करेंगे। डिस्ट्रिक्ट में तो सिविल सर्जन होता है, वही है ना? सर हाँ, कहीं सिविल सर्जन बोलते हैं, कहीं सीएमएचओ बोलते हैं, कहीं डीएमओ बोलते हैं सर, अलग अलग उसका नॉमेनक्लेचर। आप एक कॉमन टर्मिनोलॉजी डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर, जी उनके पास सिविल सर्जन के पास जाता है। यस सर, यस। जैसे बिहार झारखंड में कॉल सिविल सर्जन, हाँ यस सर, उसके जाएगा। फिर उसके बाद हाँ सर, उसके बाद में उनके जो डीलिंग हैंड रहते हैं, डीलिंग हैंड उनके उसको एप्लीकेशन को चेक करते हैं कि सब कुछ ओके है या नहीं है। उसके बाद एप्लीकेशन को वेरीफाइड, नॉट वेरीफाइड, और उसमें 3 बना हुआ है, रिजेक्टेड। वेरीफाइड का मतलब जो उसने डिटेल भरी है और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाया है वो ओके है, तो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए रेडी हो जाता है। नॉट वेरीफाइड मतलब सर कि जिनका कुछ लगा, जैसे उसने देखा कि आधार कार्ड लगाया वो क्लियर नहीं है, तो उसको नॉट वेरीफाइड, उस रीजन लिखते हैं कि आपका आधार वेरीफाइड नहीं है। और रिजेक्टेड मतलब सब कुछ ठीक नहीं है, फोटो नहीं लगाया है या लगाया है तो कुछ दूसरा लगा दिया, उसको रिजेक्टेड कर देते हैं, उसको न्यू अप्लाई करना पड़ेगा। वेरीफाइड के बाद में उसकी कंसर्न जो डिसेबिलिटी होती है सर, उसके स्पेशलिस्ट को असाइन किया जाता है। ओके, ठीक है, स्पेशलिस्ट असाइन कर देते हैं, स्पेशलिस्ट के पास वो असाइन उसका एंडोर्समेंट कराते हैं क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद मेडिकल बोर्ड होता है जो हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग तरीके से और स्टेट्स ने। पॉइंट ये है कि मेडिकल सर्टिफिकेशन साथ ही साथ मेडिकल सर्टिफिकेशन के बाद ही उसको आईडी कार्ड मिलेगा? नहीं सर, सॉरी, यस और नो? नहीं मैं सॉरी सर, इसमें प्रोसेस एक ही है सर, मेडिकल सर्टिफिकेट जो बनेगा और यूडीआईडी कार्ड बनेगा एक ही टाइम में बनेगा। तो फिर इसका मतलब है कि जिसके पास यूडीआईडी कार्ड है उसका मेडिकल सर्टिफिकेशन भी हो चुका है? यस सर, ऑलरेडी बन चुका है, क्योंकि वो दोनों एक ही बटन से जनरेट होंगे जब फाइनली जब सीएमओ साफ करेंगे। ये लेके चले गए कि जिन को सर्टिफिकेशन, जैसे हो सकता है कुछ लोगों को सर्टिफिकेशन मिला लेकिन आईडी कार्ड नहीं मिला होगा, लेकिन ऑफ लेट जैसे आपने जैसे ऑनलाइन पोर्टल से जिन को आईडी कार्ड मिल रहा है तो
सर्टिफिकेट ऑलरेडी है, सर्टिफिकेट उनके पास है। यस सर। कुछ पुराना लॉट ऐसा होगा जिनको मेडिकल सर्टिफिकेट ही मिला होगा, लेकिन उस वक्त आपका ये पोर्टल कब से स्टार्ट हुआ है? सर ये 2016 से चालू हुआ है, लेकिन जो फर्स्ट यूडीआईडी कार्ड 2017 से बना है। हाँ ठीक है, गुड। सर इसमें वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर ऑल द विलेज लेवल फंक्शनरीज। सर इसमें हम कैन एक्चुअली spread this, disseminate this information, and since CSC कॉमन सर्विस सेंटर से हमारा ये जो प्रोग्राम दिशा भी जुड़ा हुआ है, हमारे जो पैरालीगल वॉलंटियर्स भी CSC वाले प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, तो दिस इज़ ए गुड थिंग विच दे कैन एक्चुअली हेल्प आउट द पीपल एट द विलेज लेवल। ओके, प्लीज कंटिन्यू। सर इसमें जो अभी आप पूछ रहे थे सर, इसमें एक चीज़ है, जिनके पास ऑलरेडी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, मैनुअल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू हो चुका है, उसको भी इसी पोर्टल के थ्रू अप्लाई करना है। और क्योंकि ये जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है सर, उसकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी CMO के पास होती है, तो बहुत सारे केस तो मतलब 99% केसों में उनको दोबारा असेसमेंट की जरूरत भी नहीं है, उसी को देख के वो उनका UDID कार्ड इशू कर देते हैं। कुछ केसेस हैं जैसे कर्नाटका है और कुछ ऐसे स्टेट है वो बोल रहे हैं कि नहीं हमें दोबारा ही असेसमेंट करना है, तो कुछ स्टेट को छोड़ के बाकी सब में वो उसके बेसिस पे उसका असेसमेंट कर देते हैं। नेक्स्ट सर। सर हमारे 3 टाइप के डिसेबिलिटी कार्ड, मतलब एक ही है लेकिन बस कलर कोडिंग हमने डिसाइड किया है। जिसका लेस देन 40% है उसका वाइट कार्ड है, जिसका 40 एंड अबव बट लेस देन 80 है उसका येलो है, और जिसका मोर देन 80 है उसको हमने ब्लू से इंडिकेट किया है सर। और इसमें QR कोड भी है जिससे कि इसको चेक कर सकते हैं कहीं भी कोई अगर वैलिडिटीज की चेक करनी है तो। नेक्स्ट सर। ये सर हमारा 18 डिजिट का जो हमारा UDID कार्ड नंबर है वो टोटल 18 डिजिट का है। इसमें इसका लॉजिक है, शुरू के जो 2 डिजिट है वो स्टेट को इंडिकेट करते हैं, नेक्स्ट 3 हमारे डिस्ट्रिक्ट को, नेक्स्ट 2 हमारे डिसेबिलिटी को, फिर नेक्स्ट 4 ईयर ऑफ बर्थ, नेक्स्ट 6 फॉर रनिंग नंबर है, एंड लास्ट 4 चेकसम फॉर लीगलिटी। नेक्स्ट सर। ये हम कार्ड पे सर कैप्चर करते हैं पर्सनल डिटेल, डिसेबिलिटी डिटेल, एजुकेशनल, एम्प्लॉयमेंट डिटेल, आइडेंटिटी डिटेल। नेक्स्ट सर। आधार नंबर भी डाला है? हाँ सर, आधार नंबर एज ऑन डेट अभी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हमारे नए जो सेक्रेटरी सर आए उन्होंने बोला है कि इसको आधार को मैंडेटरी कर दें, तो 4.4b में तो आधार से भी लिंक हो जाएगा ना? जी हम सर प्रोसेस में है इसको, मतलब मोस्ट प्रोबेबली जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आधार में भी एक्ट था वो 7 का जो नोटिस, उसके कारण हम आधार को मैंडेटरी नहीं कर पा रहे थे। अभी नए उसमें आया 4.4b सेकंड में, तो उसमें प्रोसेस में सर। जी नेक्स्ट सर। सर ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, PWD का फोटो लेना है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर है तो लगाना है, आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ, और सिग्नेचर मैंडेटरी नहीं है। और इसको अभी एक मीटिंग हुई थी, उसमें कहा कि सिग्नेचर का जरूरत नहीं, क्योंकि इसका हो सकता है बाद में गलत यूज हो, इसको भी हम हटाने जा रहे हैं। नेक्स्ट सर। ये हायरार्की है सर इस तरह से कि डिपार्टमेंट है, क्योंकि इस पूरे प्रोजेक्ट में 3 वर्टिकल में बांटा हुआ है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, और मेन जो है हेल्थ डिपार्टमेंट। तो हमारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हमारा पेरेंट डिपार्टमेंट है, इसलिए इसको हमने रखा है कि जिसके एप्लीकेशन भरवाने के लिए, पब्लिसिटी के लिए स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, और हेल्थ डिपार्टमेंट तो है ही है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट जैसे कि हमें काफ़ी सारे अच्छे एक्सपीरियंस हैं, जैसे कि जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का इसमें वो होता है, वो जल्दी से उनके UDID कार्ड बनते हैं। जैसे दतिया एक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें विद इन 2 मंथ में उनको वहाँ के कलेक्टर सर थे, उन्होंने 2 महीने के अंदर सारा UDID कार्ड कंप्लीट करा दिया उनके इंटरवेंशन से। MP में भी काफ़ी अच्छे काम हुए हैं, क्योंकि उनके सारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उनके साथ इन्वॉल्व थे। जी सर। नेक्स्ट सर। जी ये प्रोसेस है सर, प्रोसेस फ्लो डायग्राम है कि कैसे अप्लाई होता है। जी नेक्स्ट सर। एक मिनट, हाँ ये जरा इम्पोर्टेंट है। हाँ। अप्लाई फॉर एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन, ऑनलाइन CSC, ये सर। मेडिकल अथॉरिटीज एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, स्पेशलिस्ट, डिसेबिलिटी असेसमेंट, मेडिकल बोर्ड इशू डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इंटरनेट डिपार्टमेंट एंड इसको सर हमने डिजी लॉकर जी जैसे आप कह रहे हैं ना कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधीन कलेक्टर्स को भी आपने एक्टिवली इन्वॉल्व किया, Yes. इसमें कहाँ आएगा? कलेक्टर का रोल
सर कलेक्टर का रोल केवल उनको रिपोर्टिंग के लिए है, क्योंकि जैसे कि आप कलेक्टर के अंडर में दोनों डिपार्टमेंट होते हैं, सोशल वेलफेयर प्लस मेडिकल। तो जब भी हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं हमारे जॉइंट सेक्रेटरी सर के लेवल पे, तो इन तीनों डिपार्टमेंट को बुलाया जाता है कि जिससे कि उनको पता चले कितनी एप्लीकेशन पेंडिंग है, क्योंकि 1000 लोगों ने एप्लीकेशन कर दिया, लेकिन अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा आ रहा है कि तो एक्चुअली जैसे अप्लाई करने के बाद जो फर्स्ट लैंडिंग होती है वो मेडिकल डिपार्टमेंट में। अप्लाई होने के बाद जो फर्स्ट लैंडिंग होती है एप्लीकेशन की, वो तो मेडिकल डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर, तो जहाँ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल मतलब वो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में चले जाएगी सर। जहाँ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर आ गया तो कलेक्टर तो डिस्ट्रिक्ट में है ही, उस डिस्ट्रिक्ट में, तो फिर कलेक्टर भी उसको मॉनिटर कर सकता है। यस सर, उसी को सपोज जैसे 1000 एप्लीकेशन उनके पास पहुंच चुकी है सीएम मतलब मेडिकल अथॉरिटी के पास, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पे एप्लीकेशन बहुत सारी पेंडिंग्स हैं, जिसमें 1000 में से केवल उन्होंने 150 ही किए हैं। तो हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब को बोलते हैं कि वो उनको मीटिंग करके बुलाएं और जल्दी से जल्दी उनको रिजॉल्व करें। ठीक है, ये तो मतलब क्योंकि डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट के मेडिकल ऑफिसर को जा रही है, तो कलेक्टर बीइंग द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, वो ही कैन ऑलवेज बी इन्वॉल्व टू एक्सपीडाइट इट। फिर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट कैसे आ रहा है यहाँ पे? सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट एक तो सर हमारे डिपार्टमेंट का वो पेरेंट डिपार्टमेंट है, तो सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और इवन सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है, मॉनिटरिंग के लिए भी है, प्लस एप्लीकेशन भर पाना, मतलब एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करना तो मेडिकल का काम है, लेकिन एप्लीकेशन आना, क्योंकि अभी जैसे सर बोल रहे थे राजीव रतोई सर कि लोगों को पता ही नहीं है कि यूडीआईडी कार्ड को बनना है, या जो मेन सेंसस अभी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो उसके लिए हम पब्लिसिटी के लिए पैसा वगैरह भी देते हैं, जिससे कि लोगों को विलेज लेवल पे लोग इसको अवेयर हो। ओके, गुड, या प्लीज कंटिन्यू। नेक्स्ट सर। सर इसमें मतलब अभी यूज हो रहा है यूडीआईडी डाटा है पॉलिसी इंटरवेंशन की, जैसे अभी डीजी लॉकर में हमने कर दिया है, डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री के साथ में अभी हमने एपीआई शेयर किया, जिससे कि जो पीडब्ल्यूडी कार वगैरह खरीदते हैं उसमें भी उनको 10% जीएसटी में रिबेट मिलता है। और सभी अभी जैसे कि इलेक्शन कमीशन के साथ भी हमने जो एक्सेसिबल इलेक्शन के लिए भी हमने डाटा शेयर किया है, तो वो भी उसमें चेक करें कहाँ कहाँ पे ज़्यादा स्पोर्ट्स हैं, हॉट स्पोर्ट हैं जहाँ पे कि हमें ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट गौरव जी, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। रतूड़ी जी ने कहा कि एक मेजर प्रॉब्लम है कि जो सारे डिसेबल हैं उनको ये कार्ड इशू नहीं हुआ है, और उन्होंने कोई 68% बोला। आपके हिसाब से क्या है वो परसेंट? नहीं सर ने बोला था कि जैसे 2.68 करोड़ जो हम लोग बोल रहे हैं सेंसस का फिगर, लेकिन जो सीसीपीडी जो ऑफिस ऑफ सीसीपीडी है उसमें ओनली 1.75 करोड़ लोगों के पास ही डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, वो सर उसकी बात कर रहे थे। हाँ, मेडिकल सर्टिफिकेट, जो क्योंकि स्टेट सीसीपीडी है जो चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी है, उसने हमें डाटा दिया है डिपार्टमेंट को कि 1.75 करोड़ लोगों के पास ही मैनुअल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, तो सर उसका बात करें तो वो 68% बैठता है। और लेकिन सॉरी, सेंसस के हिसाब से अभी गैप है वो। हाँ, वो तो गैप है ही है, लेकिन सर उसमें भी सर अभी जो हमारा यूडीआईडी कार्ड बने हैं वो 87 लाख ही बने अभी एज ऑन डेट, तो अभी प्रोसेस में। यस सर। सर इसके लिए हम अभी सारे स्टेट्स के साथ में लेटर भेज रहे हैं, वीसी हमारे मंत्री जी लेवल पे भी वीसी कर रहे हैं, मंत्री लेवल पे हमने लेटर भेजे हैं सभी को जहां स्टेट्स काम नहीं कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और हमारे नेशनल लेवल पे, जिसमें सेक्रेटरी सर उसमें हैं, जॉइंट सेक्रेटरी। ठीक है सर, ये स्टेटस है सर। 87 लाख हमारे यूडीआईडी कार्ड बन चुके हैं। एक स्टेट है केवल वेस्ट बंगाल जहाँ पे काम चालू नहीं हुआ, बाकी सारे स्टेट में काम चालू हो चुका है। थैंक यू सर। सर वेस्ट बंगाल है, वहाँ पे भी काम चालू नहीं हुआ है हमारा, बस। और बाकी सब में है, जो नए डिस्ट्रिक्ट बनते जा रहे हैं ना उसमें कोई बस इशू है, बाकी सब में काम चालू हो चुका है। सर हमने काफ़ी लेटर लिखे हैं, तो एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे बीरभूम, उन्होंने चालू किया है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही हम मॉनिटर कर रहे हैं। स्टेट लेवल पे काफ़ी मंत्री लेवल पे हमने चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखे हैं, सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखे, लेकिन वहाँ पे कोई रेस्पॉन्स नहीं आया अभी तक भी। तो लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अप्रोच कर रहे हैं, तो बीरभूम ने चालू किया है। अभी पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से 2-3 दिन पहले बात हुई है, उनके हमने बना के यूजर आईडी पासवर्ड दिए, तो बोला कि हम जल्दी चालू करेंगे, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम चालू करने का प्रोविजन है जी। ठीक है, थैंक यू सर। Thank you.
Now, moving on to the next speaker. Now I welcome Radhika Alkazi ma'am. Radhika Alkazi is the founder and managing trustee of Astha, an organization that works with children and people with disabilities in India. She is a former national convener for persons with disability at NCPCR. Ma'am, request you to share your views on access to justice for children with disabilities and their parents. बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम राधिका अलकाजी है और संस्था आस्था है जो दिल्ली में काम करती है। कम्युनिटी बेस्ड संस्था है, बच्चों के साथ, विकलांग बच्चों के साथ, उनके परिवारों के साथ और सोसाइटी के साथ। न्याय तक पहुंच हमारे बच्चों के लिए ये एक बहुत अच्छी बात है। जब से हमारे देश में हमने UNCRPD को रैटिफाई किया, तब से हमारी कई जो नीतियाँ आई हैं बच्चों के लिए, जो कानून आए हैं बच्चों के लिए, जैसे कि नेशनल पॉलिसी ऑन चिल्ड्रन, ECCD पॉलिसी, लॉज, पॉस्को लॉ, इन सब में, और अभी रिसेंटली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इन सब में विकलांग बच्चों के बारे में बातचीत काफ़ी हुई है और काफ़ी गहराई से शुरू हुई है। और सबसे बड़ा जो कानून आया है 2016 में, जो राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट है, उसमें भी सेक्शन 4 में आप देखेंगे कि बच्चों के बारे में, कि हर विकलांग बच्चे के सारे वो अधिकार हैं जो और बच्चों के हैं। इसका मतलब है कि पूरे कानून में बच्चों के अधिकार हर संदर्भ में जारी होते हैं। ये तो कानून की बात है और नीति की बात है, पर इन पिछले 30 सालों में जब हम कम्युनिटीज़ में काम करते हैं, हमें ये दिखता है कि जो कानून और नीति और जो ज़मीनी स्तर के बीच में फासला है, वो अभी काफ़ी ज़्यादा है। और हमें जो ये फासला जो तय करना है, उसमें थोड़ा सा हमें एक्सेलरेट करने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चे तो हमारे पास नहीं आ पाएंगे न्याय के लिए, न्याय की पहुँच के लिए हमारे पास हमारे बच्चे तो नहीं आ पाएंगे, पर हमें जो सिविल सोसाइटी है, जो माता पिता हैं और जो स्टेट एजेंसीज़ हैं, उनको उनके पास जाना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि हाशिए पे जो भी कोई वर्ग है, कोई भी वर्ग बच्चों का जो वल्नरेबल है, उसके पास जब तक हम प्रोएक्टिवली नहीं जाएंगे, उनको जब तक जानकारी नहीं होगी कि उनके हक क्या हैं, कौन सी स्कीम्स हैं, कौन से लॉज हैं, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तब तक वो हमारे पास न्याय के लिए आना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये मैं आग्रह करूँगी कि ये सोचा जाए, क्योंकि चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ अभी भी, अगर आप देखेंगे, लार्जेस्ट कम्युनिटी ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन अभी भी हैं। छोटे बच्चों की अगर आप बात करें, ICDS स्कीम्स जो हमारे बच्चों के लिए हैं 0 to 6 के हैं, उसमें भी हम बहुत कम बच्चों को देखते हैं। तो एक्सेस जो हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं बच्चों के लिए, अभी भी विकलांग बच्चों के लिए बहुत कम ये इंस्टीट्यूशंस खुल पाए हैं, इवन दो हमारे कानून इसकी बात बहुत स्ट्रांगली करते हैं। तो इसके लिए हमें ज़रूरी, और ये भी हमें पता है कि विकलांग बच्चों को हिंसा, सबसे ज़रूरी ये है कि वायलेंस एंड अब्यूज़, one of the largest communities where there is a lot of violence and abuse for children. So that is the other thing that we need to be aware of. हमें इन कानून तो आ गया है, पर कानून के नीचे जो रूल्स आते हैं, जो स्कीम्स हमारी आती हैं, हमें उनमें देखना है, रूल्स और रेगुलेशंस में देखना है कि क्या जो कानून कहता है, जैसे कि राजीव जी ने बोला, रीजनेबल अकोमोडेशन, इंडिविजुअलाइज सपोर्ट, इन सब चीज़ों का के बारे में बातचीत की गई है हमारे रूल्स में कि नहीं। क्योंकि
ये बहुत ज़रूरी है। कोई भी हक अगर बच्चे को मिलना है, जैसे शिक्षा का हक है या कोई भी और, जैसे अगर हमारे बच्चों को स्कूल में बैठने के लिए एक अलग तरीके की कुर्सी की ज़रूरत है, या एक अलग तरीके का पेन की ज़रूरत है, या उन्हें कंप्यूटर पे काम करना है, वो शायद लिखने पढ़ने में वो उनके लिए मुश्किल है, कोई और तरीका है उनके लिए, तो इन छोटी छोटी चीज़ों को प्रोवाइड करने के लिए क्या हमारे स्कीम्स में वो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये हमें देखने की ज़रूरत है। और दूसरी बात जो हमें देखने की ज़रूरत है कि इंफॉर्मेशन, जानकारी का बहुत बड़ा अभाव है। एंड आई एम सो ग्लैड कि आज ये मीटिंग हो रही है और ये सारा इंफॉर्मेशन विलेज लेवल तक जा रहा है, क्योंकि माता पिता के पास अभी भी ये जानकारी कहाँ जाना है, क्या करना है, ये जानकारी इन द पब्लिक डोमेन बहुत कम अवेलेबल है। तो मैं आग्रह करूंगी आपसे कि पर्टिकुलरली जो हकों की बात है, कानून की बात है, रूल्स की बात है, स्कीम्स की बात है, उसे अगर हम इंफॉर्मेशन प्रोएक्टिवली बाहर दे सकते हैं, पंचायतों में, हमारे विलेजेस में सब जानकारी है कि कहाँ बच्चे हैं, पर अभी भी हमारे बच्चे घरों के अंदर बंद हैं, तो उन्हें निकालने की ज़रूरत है और उन्हें बाहर लाने की ज़रूरत है। तो और इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत है, और इन्फॉर्मेशन इस तरीके से दें ताकि वो सबके लिए एक्सेसिबल हो, क्योंकि कई बार जो हम इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि अभी मैं हिंदी में बोल रही हूँ, शायद हमारे देश में बहुत सारे राज्यों में मैं जो बोल रही हूँ लोगों को शायद कोई और भाषा में ज़्यादा अच्छी तरह समझ आए। इसी तरीके से हमारे बच्चों को भी शायद साइन लैंग्वेज में ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आए, शायद किसी और भाषा में, शायद जो कानून जो लिखा उसको हमें सिंप्लीफाई करके बच्चों और माता पिता तक पहुंचाने की ज़रूरत है, ताकि वो अच्छी तरह से समझ पाएं, ये समझ पाएं कि हमें कहाँ जाना है अगर हमें कंप्लेन करना है। जैसे कि आपको पता है कि हम बच्चों के संदर्भ में कई एजेंसीज हैं, नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स हैं, CWCs हैं जो प्रोटेक्शन एरियाज को देखती हैं, डिसेबिलिटी हमारे कमिश्नर्स हैं, पर इन सब एजेंसीज के बीच में कौन से वायलेशन के लिए बच्चा कहाँ जाए, माता पिता कहाँ जाए, ये क्लैरिटी अभी नहीं है। तो ये क्लैरिटी और इन सब अलग अलग कमीशंस के बीच में अगर एक तालमेल हो सकता है तो माता पिता के लिए ये बहुत आसान हो जाएगा। दूसरी बात, शायद कमीशंस में ही, जैसे हमारे चाइल्ड राइट्स कमीशंस हैं, बहुत सालों से, क्योंकि विकलांगता एक अलग सा मुद्दा रहा है, तो शायद इसकी जानकारी अभी कम है हमारे सारे कमीशंस में, और वो जानकारी होने की बहुत ज़रूरत है। तीसरा, जैसे कि न्याय तक पहुंच, इसके दो पहलू मैं सोचती हूँ हैं। एक तो है कि कोई पर्सन आए और हमें कंप्लेन करे कि ये हक जो है हमारा वो नहीं, इसका उल्लंघन हो रहा है, और दूसरा है कि जो एजेंसीज हैं वो एक रोबस्ट मॉनिटरिंग करें, और ये मॉनिटरिंग जो एजेंसीज करती हैं और कर सकती हैं, इसमें हमारे कई बच्चे इंस्टीट्यूशंस में रहते हैं, होम्स में रहते हैं, अपने माता पिता के साथ नहीं रहते हैं। उन एजेंसीज, उन होम्स पे मॉनिटरिंग करने की, क्या इन होम्स में, जो कि एक बंद एरिया होती है जहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं जा सकते हैं, तो वहाँ हमारे लॉ एजेंसीज का मॉनिटरिंग करना, ये देखना कि हर बच्चे का, इस बच्चे के जो भी हक हैं वो इस बच्चे को मिल रहे हैं, क्या बच्चे जो होम्स में हैं वो स्कूल्स जा पा रहे हैं, क्या उन्हें शिक्षा मिल पा रही है, क्या उन्हें और जो हेल्थ राइट्स हैं, क्या उनके और जो अलग अलग राइट्स हैं, प्रोटेक्शन राइट्स हैं, उनकी एक देखभाल हो पा रही है कि नहीं।
जो कंप्लेंट की बात है, पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए बहुत मुश्किल होता है किसी एजेंसी पे जाना, क्योंकि पहले से ही बहुत भेदभाव सोसाइटी में ही है, जैसा कि आप लोग सब जानते ही हैं। और सबसे पहले तो पेरेंट को अपने आप को मजबूत करना पड़ता है कि मेरे बच्चे को फॉर एग्जांपल शिक्षा का हक है, और वो शिक्षा का हक के लिए मुझे कहाँ जाना है। तो माता पिता और एजेंसी के पास आने में कई रुकावटें होती हैं, इसलिए मैं आपसे ये कह रही हूँ कि हमें उनके पास शायद जाने की अभी ज़रूरत है। लास्टली मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे बच्चे किस तरीके से किसी भी एजेंसी के पास अपनी बात रख पाएंगे। अगेन मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जो एक विकलांग बच्चे हैं वो अलग अलग तरीके से अपनी बात रख सकते हैं, जैसे कि सिंपल इन लैंग्वेज में शायद वो अपनी बात रख पाए, साइन लैंग्वेज में शायद वो अपनी बात रख पाए। अलग अलग तरीके हैं एक बच्चे को अपनी, कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं पर वो अपने पूरे शरीर से आपको बता सकते हैं, कुछ बच्चे आपको पिक्चर देख के बता सकते हैं कि क्या मुश्किल उसको हो रही है। तो ये भी एक आग्रह है, क्योंकि कई बार जैसे पॉस्को जैसे हमारे कानून हैं, जहाँ पे किसी बच्चे का अगर अब्यूज़ हुआ है तो वहाँ जो सपोर्ट पर्सन्स की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स की ज़रूरत है, या कोई भी और स्पेशल एजुकेटर्स की ज़रूरत है, वहाँ बहुत हम कमियां देखते हैं। इसलिए भी हमारे बच्चे कई बार अपनी बात न्याय की एजेंसीज या न्याय तक पहुँचने में उनको मुश्किल होती है। इसलिए ये एक आग्रह है कि हम देखें कि जो भी बच्चों के लिए एजेंसीज हैं वहाँ पे वो प्रोविजनिंग की जाए, जो भी कमीशंस हैं वहाँ पे ये प्रोविजनिंग की जाए कि हर बच्चा आके या माता पिता आके अपनी बात रख पाए। ये प्रोविजनिंग बहुत ज़रूरी है। UNCRPD हमारे देश ने 2008 या 7 में हमने रैटिफाई किया था। उसके बाद 2016 में हमारा कानून राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट आया, किंतु 2 और कानून हैं जो विकलांग बच्चों और व्यक्तियों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। एक हमारा नेशनल ट्रस्ट एक्ट है for persons with cerebral palsy, autism, mental retardation and multiple disabilities. दूसरा हमारा रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट है, जो कि सारे हमारे जो टीचर्स हैं, जो पर्सनल हैं इस क्षेत्र में, उनके बारे में उनको ट्रेनिंग देता है। तो जो एक ढांचा है राइट्स का हमारे बच्चों के लिए, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि ये 2 कानून जो हैं, अभी जो UNCRPD की जो सोच है, अभी उस पे अभी उनका अमेंडमेंट्स नहीं हुआ है। तो एक और ये आग्रह है, इसमें भी माता पिता को और बच्चों को बड़ी मुश्किल हो जाती है, कहाँ जाएं, कैसे जाएं, किस हक के लिए कैसे जाएं। फॉर एग्जांपल स्पेशल एजुकेटर्स की हम बात करते हैं, समावेशी शिक्षा की आजकल हम बात कर रहे हैं। हर चीज़ में, हर क्षेत्र में आज ये सोच है कि हमारे बच्चे अकेले नहीं रहें, किसी और जगह नहीं रहें, पर पूरा एक सोसाइटी का भाग रहें, उनका समावेश हो। तो उसके लिए तो ज़रूरी ये है कि हर टीचर, हर हेल्थ पर्सनल इन बच्चों के बारे में जानकारी रखे। और पर जब तक हमारा कानून नहीं बदलेगा, रिहैबिलिटेशन ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट नहीं बदलेगा, तब तक वो पॉसिबल नहीं है। तो ये कुछ मुश्किलें मैं आपके सामने आज रखना चाहती थी, पर उसके साथ साथ ये भी एक कहना चाहूँगी कि आज हमें बहुत होप है। हम जानते हैं कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है जो कि एक्सेसिबिलिटी पे देखेगी, सुप्रीम कोर्ट और अदर कोर्ट्स इन द कंट्री, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी एक और बड़ा मुद्दा है, फिजिकल एक्सेसिबिलिटी एंड ऑफ कोर्स
accessibility of services. तो इतना कह के I will stop now within my time. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया. Yeah. So our next speaker has joined us online. I invite Mr. Arman Ali to share his views on challenges faced by persons with disabilities. Mr. Arman Ali is the Executive Director of National Center for Promotion of Employment for Disabled People. He is serving in advisory roles with the Election Commission of India and National Human Rights Commission. He has also launched Javed Abidi Fellowship for Youth with Disabilities. Over to you, sir. Thank you, Farhana. Am I audible? Yes, sir. Right. Good afternoon, everyone. I think a lot has been said by my colleagues, and there's a lot that is need to be done. My compliments to the Department of Justice for organizing this important webinar. जहाँ तक इश्यूज की बात करें विकलांगता को लेके, मुझे लगता है कि मेरे बाकी साथियों ने भी कहा कि अवेयरनेस का बहुत बड़ा एक इशू है. आई थिंक देयर इज एक्यूट लैक ऑफ अवेयरनेस अराउंड डिसेबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द लाइफ स्पैन अप्रोच ऑफ डिसेबल्ड पीपल. हमेशा एक बच्चों की तरह देखा जाता है एडल्ट जो विकलांग व्यक्ति होता है उनको भी, और एक अप्रोच जो है हमारे डिसेबिलिटी और डिसेबल्ड लोगों के प्रति एक वेलफेयर और एक दया की दृष्टि से देखने जाती है. पिछले कई दशकों में, मतलब मुझे तो कोई याद नहीं आता कि कोई भी ऐसा मिशन मोड में अवेयरनेस बिल्डिंग का एक्सरसाइज कभी हुआ नहीं हमारे देश में. इफ यू लुक एट द लास्ट 75 इयर्स, कोई ऐसा मिशन मोड में कि इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड डिसेबिलिटी, और हर कोई, everybody, all departments, people, they all wanted to do something about disability, but there is no awareness कि क्या जरूरत है. अगर कोई एक रैंप बना रहा है तो उस रैंप का पर्पस क्या है, उसका स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए. स्कूल में अगर हमको बच्चों को एडमिशन देना है तो व्हाट इज द नीड. तो एक एलियनेट करके देखा जाता है. आई थिंक दैट इज वन ऑफ द मेजर इश्यूज दैट वी सी. एजुकेशन की बात कही गई, जो आंकड़े हैं डाइस, जो डेटा है सरकारी, वो कहता है कि मतलब एनरोलमेंट है 27% के आसपास जो विकलांग बच्चे हैं प्राइमरी लेवल में, और जब तक ये सेकेंडरी लेवल तक जाता है ये 0.5% पे चल जाता है. इतने ज्यादा 75% से ज्यादा ड्रॉप आउट है. तो एजुकेशन को कैसे इंक्लूसिव किया जाए, जो कि एक फंडामेंटल राइट है हमारे देश में, एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन द स्टेट कि हाउ टू इंश्योर दैट ऑल चिल्ड्रन रिसीव फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन. और RPWD एक्ट के मुताबिक 18 साल की उम्र तक सारे विकलांग बच्चों को मुफ्त शिक्षा और क्वालिटी एजुकेशन दी जाए. राजीव ने कहा कि कैसे डिजिटल एजुकेशन हुआ कोविड में. इसमें जितने विकलांग बच्चे थे और जितने परिवार थे जो गरीब हैं और उनके पास जो सुविधाएं नहीं थे, दे हैव बीन लेफ्ट बिहाइंड ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, एंड to find a seat on a table has remained a challenge. If you look at employment, सुप्रीम कोर्ट के में मैटर है, बैकलॉग की बहुत लंबी एक कतार है, बैकलॉग ऑफ वैकेंसी आइडेंटिफाइड जॉब्स की. तो इफ यू, और हम एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें इन द प्राइवेट सेक्टर वेयर यू थिंक द मोस्ट जॉब्स आर, वहां पे भी पिछले 3 साल का अगर हम फाइनेंशियल पिछले 3 साल 4 साल का फाइनेंशियल ईयर की अगर रिपोर्ट्स को देखें तो 0.1% से भी नीचे है. और जहां की पब्लिक सेक्टर जो एम्प्लॉयमेंट है वहां पे जो रिजर्वेशन है 4% का, उसमें तो पिछले 3 सालों में एम्प्लॉयमेंट, अगर 10,000 एम्प्लॉयमेंट में सिर्फ 213 विकलांग व्यक्तियों को नौकरी दी गई है. एक चैलेंज ये भी है कि you won't find enough people with disabilities with the kind of qualification that you would want. क्योंकि एक्सेसिबिलिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और एक्सेसिबिलिटी एक बहुत ही अर्बन सेंट्रिक, अर्बन बिल्डिंगों में एक रैंप बना देने का एक चलन है, और रैंप बना दिया था और बाथरूम तक बनाने तक एक इतनी तक तो हमारी समझ आई है अभी तक. बट एक्सेसिबिलिटी इज नॉट लिमिटेड टू अ रैंप एंड अ वॉशरूम. एक्सेसिबिलिटी इज इन अ डिजिटल स्पेस, एंड RPWD एक्ट तो यहाँ तक कहता है कि कोई भी प्रोडक्ट, सर्विसेज
infrastructure digital has to be accessible for people with disability. आज हमारे पास कितने सर्विसेज है, जो कैब एग्रीगेटर के देख लीजिए आप, टेलीकॉम सर्विसेज देख लीजिए आप हेल्थ के कितने सारे सर्विसेज आप देख लीजिए. All this does not conform to the needs of persons with disabilities. आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को देख लीजिए, रेस्टोरेंट्स को देख लीजिए, सिनेमा हॉल्स को देख लीजिए. So many services are there which is falls on the purview of the government, and people with disability has right to go wherever they want to. But compliance का issue है. एक RPWD Act is such a game changing legislation in the country that it holds I mean the stature is huge in terms of, if you अगर globally compare करें RPWD Act और अन्य राष्ट्रों के कानून को, we are way forward and above the rest of the world. But implementation remains a challenge, and without using the law, it remains a piece of paper. So accessibility is, I think, is the core. Without accessibility, you cannot have education, and without education, you cannot have employment, and without accessibility, you cannot reach the place of employment. हाल ही की बात है, अभी हमारे ही सरकार के एक डिपार्टमेंट ने भी 5000 बसों के टेंडर निकाला, जिसमें कई राज्यों ने फ्लैटली मना कर दिया कि इसको लो फ्लोर बसेस का स्टैंडर्ड जो होना चाहिए टू मेक इट डिसेबल फ्रेंडली, they cannot buy it because roads are not suitable for those kind of low floor buses. अब civic problem के लिए और विकलांग व्यक्ति क्यों सफर करे? These are the kind of issues which disabled people are plagued by policy paralysis on everyday basis. Accessibility के बाद मैंने कहा कि it's a core. राधिका जी ने अभी कहा कि जैसे सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ने एक कमेटी बनाई है टू लुक एट द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द कोर्ट्स. आमतौर पे ऐसा होता है कि अगर आपके साथ कोई भेदभाव हो, आपके साथ कोई नाइंसाफी हो, तो आप कानून के पास जाते हैं, और कानून भी अगर आपके साथ इनएक्सेसिबल हो और आपके तो आप कहाँ जाएंगे? So I think it's a very important issue, and it is not about the high courts and the session courts. हर district में there are systems of justice that need to be made accessible. Now the courts has become digital. How are these orders being made accessible for people with disability, people who are blind, people who are deaf? And I think judiciary will play a very important role in seeing that all the issues around disabled people are adhered to, listened to, and then adhered to in terms of UDID. एक बहुत ही अफसोस की बात है कि पहले आप अगर विकलांग हैं तो पहले अपनी विकलांगता को प्रूफ करना पड़ेगा आपको, और इस प्रूफ करने के लिए जो भी है, गौरव बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. आई थिंक पिछले ये वन मैन शो है इनका, इज दिस फैंटास्टिक वर्क. बट द UDID का जो भी हमारा इशू है, इज जस्ट अ बेसिक थिंग. टू गेट एन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इट्स अ हरकुलियन टास्क. इट्स अ हरकुलियन टास्क करने के लिए. एंड अगेन डिसेबिलिटी की अगर हम इश्यूज की बात करें, जो भी हम मुद्दे उठाते हैं, एक बहुत ही अर्बन सेंट्रिक रह जाता है. मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी. आज आपने ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है, कई राज्यों से लोग जुड़े हुए हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी लोग हैं. तो दिस प्रोसेस इज डिजिटल, और डिजिटली आपको एक्सेस करना और समझना है कि किस तरीके से हम एप्लीकेशन दें, किस रोज हमको जाए, किस रोज. और जब तक आपके पास ये ID कार्ड नहीं है, आपको तो ना शिक्षा मिल सकती है, रिजर्वेशन का ना एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, ना आपको फ्री बसेस मिल सकते हैं, बस पास जो भी आप करना चाहेंगे, या कोई पेंशन की जरूरत हो, या आपको मुफ्त में कोई भी सरकार व्हीलचेयर बांट रही है, या कोई एड्स एंड अप्लायंस बने, इन सब से आपको अगर इनका फायदा उठाना है तो यू नीड टू हैव अ UDID कार्ड. फेलोशिप की बात कही फरहाना ने, तो वी हैव 25 फेलोज who are based in 25 locations in the rural areas across the country. उनमें से एक का केस स्टडी था यहाँ पे ईटा उत्तर प्रदेश में. जो सेरेब्रल पॉल्सी है एक बच्ची को, उसके बच्ची को स्कूल में एडमिशन नहीं दिया जा रहा है क्योंकि उसको स्कूल में ले जाने के लिए कुछ सुविधा नहीं है, और स्कूल अगर पहुंच जाए तो अगर उस बच्चे को टॉयलेट भी जाना होता है तो उसके घर से लोगों को बुलाया जाता है, वो घर से उसकी मदर आती है, तब वो लड़की को टॉयलेट ले जाते हैं, और फिर उसको कुछ अगर समझाना भी होता है तो देयर आर पीपल फ्रॉम हर हाउस, हर पेरेंट्स हैव टू कम टू गिव दैट काइंड ऑफ सपोर्ट. गरीब परिवार से आते हैं. उत्तराखंड, झारखंड में देवघर डिस्ट्रिक्ट UDID के लिए 11 साल के बच्चे पैदाइशी विकलांग है,
उनको एक सर्टिफिकेट नहीं मिला 10 साल से, और कई देयर आर सो मेनी गैप्स इन अवेयरनेस. एक सिंगल विंडो, एक सिंपल प्रोसेस वेयर यू कैन गेट एन आईडी कार्ड. एक विकलांग व्यक्ति को अपनी विकलांगता साबित करने के लिए ही मतलब वो परेशान रहता है, और वो साबित करने के बाद सर आपको क्या मिल जाएगा? That also is a question. Implementation is poor, and I think a policy paralysis है. There's a lack of political will. We have such a strong national education policy which is talking about inclusion of disability right from early childhood development to higher education. But disabled people are not part of many of the discourse. आज विकलांग व्यक्ति जो है, जो हर स्टेज पे है, गांव में, शहरों में, उनके बारे में जब बात होती है, उनके बारे में जब हम कोई भी पॉलिसी बनाते हैं या कोई भी डिसीजन लेते हैं, they need to be involved, they need to be consulted, and their opinion need to be taken and listened to. I think I'll stop here, and before that I again reiterate the point around data. डेटा के बिना हम कुछ प्लानिंग, ओनली थिंग व्हिच यू मेजर कैन बी इम्प्रूव्ड, कैन बी मॉनिटर्ड. एक एग्जांपल देना चाहूंगा कोविड का. हमने पार्लियामेंट में पूछा था सवाल कि कितने विकलांग व्यक्तियों को कोविड हुआ, उसका डेटा है नहीं. कितने विकलांग व्यक्तियों को आपने वैक्सीनेशन दी, तो पहले पिछले साल मॉनसून सेशन में जवाब आया कि 4200 कुछ लोगों को हमने वैक्सीनेशन दिया, और उसको क्वेश्चन को रिपीट किया गया तो दिसंबर में उसका आया कि 8000 लोगों को हमने वैक्सीनेशन दिया, विच इज नॉट करेक्ट. सो अगर हम डेटा ही नहीं कलेक्ट करें, वेयर डिसेबिलिटी इज नॉट अ डेटा पॉइंट व्हेन यू आर डूइंग एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एक्सेसिबिलिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, व्हेन यू टॉक अबाउट इनकम टैक्स, व्हेन यू टॉक अबाउट हेल्थ, so I think we are missing the bus on all this. So thank you so much for this opportunity. Back to you, Farhana. Thank you, sir. Now I welcome Mr. Amar Jain to speak on legal protection for persons with disabilities in India. Mr. Amar Jain is a corporate lawyer. He has experience of working in the field of contract management, national and international capital markets. In the past, he was associated with law firms such as Trilegal, Cyril Amarchand Mangaldas. He is also a certified web accessibility professional. Mr. Amar is a recipient of Emphasis Javed Avidi Public Policy Award. He also received Sarojini Triloknath National Awards for Best Role Model given by National Association for the Blind, Delhi. Thank you, Farhana. Good afternoon, everyone. आई थिंक इस वेबिनार का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था अवेयरनेस अबाउट राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़. वाइल मेरा टॉपिक लीगल प्रोटेक्शन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ है, बट मैं चाहूँगा कि मैं कुछ मिनट इस बारे में भी बात करूँ कि व्हाट आर द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़. वाइल मेरे को स्पीकर्स ने, को पैनलिस्ट ने काफ़ी कुछ बोला डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, बट आई थिंक टू डू जस्टिस विद दिस वेबिनार इट्स इंपॉर्टेंट टू टच अपॉन दैट पॉइंट. सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट फॉर एनी पर्सन विद डिसेबिलिटी, और जो कि हम ऑफन देखते हैं कि वायलेट होता है, वो है राइट ऑफ बीइंग नॉट बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिसेबिलिटी. जब आप पैदा होते हैं तो आपको सोसाइटी ये कहती है कि अरे आपको विकलांगता हो गई. आपके पेरेंट्स के माइंड में काफ़ी सवाल होते हैं, काफ़ी मुश्किलों का सामना पेरेंट्स को करना पड़ता है. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जब आप जाते हैं तो आपको डिसेबिलिटी के ग्राउंड पे कई बार डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, और ये हर जगह चलता आता है, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी सोशल लाइफ हो. सो नो पर्सन विद डिसेबिलिटी शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिसेबिलिटी, एंड each person with disability is entitled to reasonable accommodation. ये reasonable accommodation बहुत important term है. Reasonable accommodation basically ये कहता है कि आपकी disability के basis पे क्या क्या ऐसी accommodations हमारे physical, digital या environmental factors में हमें करने की ज़रूरत है, जिससे कि आप एक equal level playing field में participate कर पाएं. So each person is entitled to reasonable accommodation on a case-to-case basis. There are specific provisions for women and children. उसके अलावा कुछ और important rights मैं संक्षिप्त में जिनके बारे में कहना चाहूँगा. Persons with disabilities entitled हैं right to community life. अभी community life क्या चीज़ है? मान लीजिए मैं एक senior citizen हूँ और मैं एक senior citizens की community में अगर रहना चाहता हूँ, तो वो community मुझे मेरे disability के ground पे ये नहीं कह सकती कि आप यहाँ पे नहीं रह सकते. Community life. Right to have family. हम
आप अगर इस लॉ के बेसिक्स में जाएंगे, आप देखेंगे हम ऐसे ऐसे बेसिक्स की बात कर रहे हैं जो कि हम एक आम आदमी की जिंदगी में सोचते हैं इसमें क्या कहने की जरूरत है, मतलब दिस इज पार्ट ऑफ योर लाइफ. नाउ राइट टू हैव फैमिली, राइट टू हैव चिल्ड्रन, right to manage your own financial affairs independently, movable and immovable property, right to have access to financial credit. ये कितना आज की तारीख में अगर हम इसे 21st century में देखें, it is so basic. Right to have education if you are until the age of 18, as my co-speaker Arman and others touched upon it, right? ये बहुत basic rights हैं जो persons with disabilities entitled हैं. Right to employment is not really a right, but an obligation coupled with an obligation to have 4% reservation or 5% rather. Then accessibility is an obligation. Awareness generation is an obligation. ये कुछ obligations है. अब हम बात करते हैं legal protection. अगर हम इस लॉ को देखें तो इस लॉ को हम दो पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं. कुछ तो हैं राइट्स और ऑब्लिगेशंस जिनके लिए हमने सिविल रॉन्ग्स काइंड ऑफ प्रोविजंस इंप्लीमेंट करें, यानी कि अगर हम इनमें से किसी प्रोविजन, मान लीजिए एक्सेसिबिलिटी एक प्रोविजन है जो कि एक ऑब्लिगेशन है जो कि पब्लिक और प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स पे एप्लीकेबल है. सपोज अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर कंप्लायंट नहीं है तो उसके लिए जो पेनल्टी होगी वो एक सिविल रॉन्ग है. वो पेनल्टी स्टार्ट होगी इनिशियली 10,000 से, जाएगी फॉर सब्सिक्वेंट ऑफेंस अप टू 50,000 एंड फॉर एनी सब्सिक्वेंट ऑफेंस इट कैन गो ऑन टू 5 lakhs. 10,000 से लेकर 5 लाख तक का प्रावधान है. इसके अलावा कुछ ऑफेंसेस जैसे कि वायलेंस अगेंस्ट पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, पब्लिक इंसल्ट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज. अब पब्लिक इंसल्ट के काफी फॉर्म्स हो सकते हैं. एक फॉर्म जैसे हम सीधा सीधा समझते हैं कि मान लीजिए पब्लिकली आप किसी कहीं खड़े हैं और आपकी डिसेबिलिटी को लेकर आपके बारे में कोई कुछ कमेंट्स पास कर रहा है जो कि जिसे हम पब्लिक इंसल्ट कह सकते हैं. ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इट कुड बी, फॉर एग्जाम्पल हम लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं, मान लीजिए एज पार्ट ऑफ इलेक्शंस या एज पार्ट ऑफ अदर थिंग्स. मुझे अभी भी याद है मैं ग्रो कर रहा था एज अ लॉ कॉलेज स्टूडेंट. 2012 की बात है, हमारे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का कैंपेन चल रहा था और एक कैंडिडेट ने कहा था कि हमारे देश का प्रेसिडेंट गूंगा, अंधा या लूला लंगड़ा नहीं होना चाहिए, और वो मुझे बहुत बुरा लगा था. तो उस टाइप की कैंपेनिंग, अगेन दैट्स अ पब्लिक इंसल्ट, जो कि एक क्रिमिनल ऑफेंस है. किसी वुमेन को ये कहना कि क्योंकि अगर आप डिसेबल्ड हैं तो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर लीजिए, वो भी एक क्रिमिनल ऑफेंस है. इस टाइप के ऑफेंसेस के लिए हमने पीनल प्रावधान यानी कि जेल, जिसे हम जनरली कहते हैं पनिशमेंट्स, हमने ऑफेंसेस के लिए पनिशमेंट्स दी हुई हैं जो कि इस लॉ में प्रिस्क्राइब्ड हैं. अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म्स की कि आप ये कैसे अवेल कर सकते हैं. इस लॉ में एक जिसे मैं कहूँगा परसुएसिव मैकेनिज्म, वो है चीफ कमिश्नर और स्टेट कमिश्नर्स फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का. ये एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है जिनके पास आप अपनी कंप्लेंट लेकर जा सकते हैं अपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के साथ में, और ये कह सकते हैं कि ये नियम, इन प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है इस एक्ट के अंतर्गत और मुझे इसके अंदर रेमेडी दी जाए. नाउ चीफ कमिश्नर एंड स्टेट कमिश्नर्स इज अ गुड मैकेनिज्म, बट द ओनली ड्रॉबैक विद दिस मैकेनिज्म इज कि इसके पास में कोई पावर्स नहीं है इम्प्लीमेंटेशन की. If there is an order passed against me, then and if I do not comply with that order, there is no mechanism that the chief commissioner or a state commissioner can exercise. That is a drawback of this mechanism. But I must compliment the office of chief commissioner at least that they are working with full vigor and full sensitivity towards issues of persons with disabilities to make sure that those things are implemented in right spirit. सेकेंड जो मैकेनिज्म है इस एक्ट के अंदर वो है स्पेशल कोर्ट्स का. जिन ऑफेंसेस की अभी हमने बात करी, चाहे वो पब्लिक इंसल्ट हो, चाहे वो वायलेंस हो, चाहे वो अदर ऑफेंसेस हो, स्पेशल कोर्ट्स हर स्टेट को नोटिफाई करने की ज़रूरत है. कुछ स्टेट्स ने किए भी हैं, कुछ स्टेट्स में अभी भी पेंडिंग है. मोस्टली स्टेट्स ने जो सेशन जजेस के कोर्ट्स हैं उनको एज अ स्पेशल कोर्ट नोटिफाई किया है, जिसमें आप एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी for any criminal offense that is being committed against you or against the persons with disabilities at large, आप एक केस फाइल कर सकते हैं और उसको उन प्रावधानों के अंतर्गत डील किया जाएगा. तीसरा जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है, जिसे मैं यहाँ पे लाना चाहूँगा स्पेशली, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और नालसा एक्ट जो है 1986 का, वहाँ पे भी एक प्रावधान है कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी यदि आप हैं और अगर आपकी सर्टेन अदर इनकम पैरामीटर्स अगर आप एक्सीड नहीं करते तो यू आर एंटाइटल्ड टू फ्री लीगल एड.
That's a very, very important provision, and I think there is a need for us to generate awareness about that legislation and that entitlement that persons with disabilities have, because बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफ़ी बार अपने प्रावधानों का इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि लीगल एड उनके लिए एक बहुत कॉस्टली अफेयर बन जाता है। चौथी चीज जो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, रिट jurisdiction of exercising jurisdiction of courts through writ under Article 226, 227 and under Article 32 of Constitution of India, वो भी एक बहुत important aspect है जिसके थ्रू हम रिट jurisdiction जो कोर्ट का है वो हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक सबसे बड़ा चैलेंज जो यहाँ पे है इन सभी चीज़ों को लेके, ऑफन ये बिलीव किया जाता है, ये विश्वास माना जाता है कि केवल डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी एम्पावरमेंट फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिसेबिलिटी रिलेटेड लेजिस्लेशन को इम्प्लीमेंट करने की। ये गलत है। अगर हम एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स को देखें, उसके अलावा राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी रूल्स को देखें, ये बहुत क्लियर है कि राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज while program and policy making is a responsibility of Department of Empowerment for Persons with Disabilities, but the requirement to ensure compliance with disability law in itself is a mandate of each ministry / department. क्योंकि हम अभी एक्सेस टू जस्टिस डिवीजन में और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के बीच में बैठे हुए हैं, मैं चाहूँगा कि हम न्याय बंधु और लॉ टेल प्रोग्राम के माध्यम से एंड ऑफ कोर्स लीगल लिटरेसी प्रोग्राम जो हम अभी यहाँ पे जिसका पार्ट है, इसके माध्यम से राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज़ को प्रमोट करने में हम लोग एक्टिव रोल प्ले करें। फॉर एग्जांपल, मैं देख रहा था कल शाम को न्याय बंधु और लॉ टेल के जो एप्स और जो वेबसाइट हैं वो भी एक्सेसिबल नहीं है फिलहाल। मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट होगी कि हम इसे भी प्रायोरिटी पे लें, और एक एक्सेस टू जस्टिस का स्पेसिफिक प्रावधान है इस लॉ में, जिस ऑफ कोर्स आई नो दैट हमारे करंट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जस्टिस चंद्रचूड़, उन्होंने एक स्टेप लिया है कि हम कोर्ट की एक्सेसिबिलिटी को देखें। दैट्स अ वेरी गुड स्टेप, बट आई थिंक एज गवर्नमेंट प्लेयर we must also look at various aspects of delivery of law and delivery of justice mechanism, how to make that accessible. Police stations, prisons, right? These are the some initial touch points जब हम कभी भी किसी law का violation face करते हैं, this is where we go. अगर एज अ साइन लैंग्वेज, अगर मैं एज अ पर्सन विद स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयर्ड अगर जाना चाहूँ एक पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए, तो क्या मुझे साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन की फैसिलिटी मिलेगी? या अगर मैं मान लीजिए कोर्ट में जाकर के अपना कोई केस दायर करना चाहता हूँ, तो क्या रजिस्ट्री मेरी हेल्प करेगी कि मैं फिजिकल पेपर्स को कैसे एक इंडेक्स बना के मैं कैसे उसको प्रेजेंट कर सकता हूँ? या क्या मुझे वो फैसिलिटी मिलेगी कि मैं डिजिटल सिस्टम्स यूज़ करके, क्या ई फाइलिंग सिस्टम एक्सेसिबल है? इस टाइप की चीज़ों पे आई थिंक हमें फोकस करने की ज़रूरत है। मैं कॉन्शियस हूँ टाइम का, सो आई विल स्टॉप हियर एंड आई ओपन टू क्वेश्चंस इफ एनी। आपके पास अभी 3 मिनट और है। थैंक यू। ओह, दैट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इसके अलावा आई थिंक पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं फिर से एक पॉइंट वापस टच करना चाहूँगा, जो कि डिस्क्रिमिनेशन की, जैसे मैंने बात की, डिस्क्रिमिनेशन जो है हम कई बार रियलाइज भी नहीं करते। एटीट्यूडनल डिस्क्रिमिनेशन, मैं आपको मेरा ही एग्जांपल देता हूँ। मेरी वाइफ भी ब्लाइंड है। अभी बहुत रिसेंटली हम लोग मैडाम के शोरूम में गए, मेरी वाइफ को कुछ खरीदना था। सिक्योरिटी गार्ड ने मुझसे देखते ही पूछा, आपको यहाँ पे क्या काम है? मैंने कहा, सर आपकी जॉब मैं करने आया हूँ यहाँ पे। सो यू नो, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि शायद अब उन्हें शायद अवेयरनेस नहीं होगी कि मतलब यहाँ पे शॉपिंग करने आ सकते हैं या इनको क्या लेना होगा, बट एक छोटी छोटी चीज़ें, अवेयरनेस जनरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत छोटी छोटी जगह हम लोग ये प्रॉब्लम्स फेस करते हैं कि डिसेबिलिटी के ग्राउंड पे आपको कई बार डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाता है। कई बार रेस्टोरेंट्स में आप जाना चाहते हैं, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में। मैं लास्ट ईयर एक न्यू ईयर के टाइम पे मैं रेस्टोरेंट में जाना चाह रहा था। मैं रेस्टोरेंट में गया, उन्होंने मुझे बोला, सर यू आर मोस्ट वेलकम एनी अदर डे, बट टुडे देयर इज लॉट ऑफ क्राउड, कुड यू प्लीज एक्सक्यूज अस? I said, you don't need to do anything else for me. Just allow me entry, and just minute adjustments when I go to the counter, your person serving there can inform me कि sir ये चीज़ है, would you like to take it? And finally, of course, I met with the manager and I sorted it out. But बहुत छोटे छोटे examples होते हैं जहाँ पे disability and मैं ये कहना चाहूँगा कि for people who are in working in the field of implementation, अगर आप देखते हैं कि किसी के साथ डिसेबिलिटी के बेसिस पे कोई इनजस्टिस हो रहा है या कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है,
I would say beyond, even without going into the law, just think from the basic perspective. हम एक सिम कार्ड लेने जाते हैं अगर आज, तो मोबाइल टेलीकॉम ऑपरेटर हमें ये कहता है कि आप KYC करिए, जिसका एक पार्ट होता है कि आपको जो फोटो खींचनी है उसमें आपकी आईज ब्लिंक करनी चाहिए. Now, as a blind person, it's difficult for me to make sure that my eyes blink. But does that mean I'm not entitled to the SIM card? Right? These are some of the angles that we need to think as an executive when we are implementing the processes. And that's where we need to kind of make sure that we include disability across the policy making and implementation when it comes to rule making and their implementation. Thank you so much. And I look forward for many such more dialogues with Department of Justice. Thank you. Thank you very much. Now we move on to our last speaker. I welcome Ms. Shanti Raghavan and her team to throw some light on the topic, sensitization of youth on rights of persons with disabilities. Good afternoon, one and all. Today I'm representing Enable India and I'm from Shanti's team. I'm Shrishti and I'm pleased to be present here and address a topic on sensitization of youth on rights of persons with disabilities in India. India signed and ratified United Nations Conventions of Rights of Persons with Disability in 2007. In order to be more compliant with the UNCRPD, the Rights of Persons with Disabilities Act was passed in India by both the Houses of Parliament and notified on December 28, 2016. This act, the RPWD Act, it has evolved the perception of disability from being just a social welfare concern to a matter of human rights. It is despite this that basic rights of persons with disabilities are violated on a daily basis. As mentioned earlier, Jija, she's a poet, a mother, an activist, and a senior manager. She wasn't allowed to board her airplane despite being an independent person. She wasn't trusted to travel independently, given that she's a person with cerebral palsy. Armendra, he's a brother, he's a mime artist, a sports person, and he wasn't informed by the multinational corporation that he was working at that he's being laid off because conveying this information with the support of a sign language interpreter wasn't deemed important enough. Just last month, around 10 people with vision impairment were not allowed to enter a shopping mall in Bangalore. When was the last time you saw a person with disability in a public space? It's time to wonder why it is that more persons with disabilities aren't present in movie theaters, the restaurants we go to, the bus stands and metro stations, or the tea stall that you go to frequently. Building social circles as a youth is an incredibly important aspect of one's life, and when access to opportunities are removed, the access to information and awareness is also taken away. In India, the citizens with disabilities are equal to members of the nation, and legislation today have evolved from being tools of enforcement to being tools of empowerment. This means that the distribution of onus is spread with many stakeholders on multiple levels, specifically the government, allies, and persons with disabilities. I'll elaborate. The government is to promote the rights granted to its citizens by including basic information from basic levels, like in schools and other educational institutes. The allies of persons with disabilities are to be more aware and open to persisting issues that are of accessibility. Are there ramps in the buildings that you go regularly in and out of? Did the elevators you entered into today announce the floors you got off at? Just one tweet from Shashi Tharoor sent the country buzzing and highlighted many issues that persons with disabilities have been advocating for years. So really, it takes one person to start the conversation and to keep that conversation going. The onus on persons with disabilities is to utilize the legislation. Workplace harassment, sexual harassment, property dispute, or any other infringement of rights, they must be reported, filed as complaints, and disputed against in lower or in higher courts. It is persistent that create landmark judgment. As persons with disabilities and as their allies, it really is up to the youth of the nation to shape tomorrow. Being aware of laws can only take us so far, but being sensitized to disabilities, that's what powers implementation. Neil, he's a person with intellectual disability, and he used to live with his parents. And today he's employed, he's independent, he is married, and he has a month-old daughter. Neil is guaranteed his inheritance and therefore his right to property, as he's also a son, a husband, a father, and he will not be excluded because he has low IQ. This has been made possible due to Section 2 of Hindu Inheritance Act 1997 and Section 13(1) of RPWD Act 2016. They ensure that a person with disability have rights to own or inherit property, control their financial affairs, and have access to bank loans, mortgages, and other forms of financial credit.
When we think about a person with disability, the immediate thought that follows is that of inability, of what each one cannot do. But the laws of the land enables a person with disability to lead a full and independent life. Article Constitution directs that the state they attain the and no child can be denied admission on aid or denied admission on aid on any other ground. It's through this provision that Dinesh, then when he was a floor walker, he was not only able to complete his education in his rural village, but he's currently now in the process of completing his second master's degree. Powerful legislation combined with includable individuals enabled Dinesh to equip himself with education he not only needed but also wanted to pursue. We have miles to go before we sleep. Aside from accelerating implementation of the existing laws, it's also important to acknowledge the very real lack of access to justice, especially to those living in rural areas. And poverty and disability go almost hand in hand. Sensitization of youths on right of persons with disabilities removes that barrier of lack of information and creates a channel of empowerment. It has been my honor to be a part of this discussion panel, and I wish you all a I wish you all a very happy holiday season. In case of any queries, please feel free to reach out at shruti@enableIndia.org. Thank you. I am aware I finished early. Thank you, Ms. Shruti. So our speaker session ends here. Now I would like to invite respected Secretary Justice, Department of Justice, Ministry of Law and Justice, Shri S.K.G. Rahate sir, for his concluding remarks. Thank you. Well, in this national seminar on rights of persons with disabilities in India, we had very prominent speakers who addressed different facets of the overall ecosystem requiring action from different stakeholders in respect of the rights of disabled persons. Well, to begin with, Mr. Rajiv Raturi, advisor Saksham Trust, he gave a very good overview of the present arrangement, like what are the critical issues being faced by disabled persons, though he highlighted the issue of the the problems being faced for getting certificates only out of 26.9 million persons with disabilities as per the census 2011. 68% only could get the certificates. Then, of course, in the national skilling program also, the number is not very encouraging, though it started with the ambitious target. So there are various issues on which action is required to be taken by the various stakeholders. What Amar Jain, corporate lawyer, also mentioned, that the mandate is for all the departments and the ministries of Government of India to take necessary action as per the various acts, the specific acts pertaining to the rights of the disabled persons. Then, of course, our second speaker, Mr. Gaurav Kumar Gupta, gave a very detailed overview of the unique disability ID card. Though the work is in progress, 87 lakh cards have been issued so far. Maybe in due course of time, they would be covering the entire population of disabled persons. Our third speaker, Madam Radhika Alkazi, highlighted the issues pertaining to the children, disabled children with disability. Though, like, we have policies, acts, provisions, but then how do we actually implement it? In the sense,
we need to go to the children and understand the issues and then see how it can be sorted out. Like children, they are the biggest sufferer when it comes to, the treatment being meted out to them, in the sense understanding their needs, their requirements, particularly like the institutions where the schools, the type of logistics, the chair, the pen, the computers which pertains to their special needs, how this can be made available. It's what is required to be done. सो जैसे बताया गया कि बच्चों तक न्याय पहुंचाना है, वो कैसे पहुंचाया जाए वो भी एक चैलेंज है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है, इंस्टीट्यूशंस में कई दिव्यांग बच्चे हैं, उन बच्चों को जैसे इंस्टीट्यूशंस नहीं बट समावेशी तरीके से कैसे डेवलप कराया जाए, दैट अगेन इज अ चैलेंज बिफोर ऑल ऑफ अस. And of course, the provisions acts which are there, but the need is to implement it effectively. Then our fourth speaker, Mr. Arman Ali, he gave a detailed scenario of the various issues which are required to be still taken to its logical end by in different spheres which affect the day-to-day life of Divyang persons. Then Mr. Amar Jain gave a very precise, concise overview of what exactly is the issues which affect the Divyang persons in their day-to-day life. Means what are their rights, how like in the society, whether their right is not to be discriminated, there has to be reasonable accommodation, their right to community life, right to family, right to manage their financial affairs. And of course, what are the obligations on the stakeholders? Stakeholders includes government as well as private. The accessibility issue, the awareness issue, the legal literacy issue. Then, of course, the problems they face and what is the mechanism for redressal of those problems, like the violence, the public insult, the mechanism of Chief Commissioner of Disabilities, like though it's a quasi-judicial, but then they are doing a great job, but then there is no way to implement their orders. So that is one issue which we as policy makers, we can capture from the, very enlightening narrative given by Mr. Amar Jain. This is something which we need to act upon. Then, of course, he also highlighted the issue of, special courts. Those session courts have been designated, but then when a Divyang person approaches the courts, what are the facilities that are presently there or not there? What is required to be done? That is again which the Department of Justice or concerned stakeholders within Department of Justice should take note of and then take prompt action. Of course, this National Legal Services Authorities Act, yes, it gives free legal aid. This needs to be publicized, made aware, and has to be implemented, though it is there, is under Section 12. I think we have brought out that order, but yes, there is a need to publicize it and make everybody aware of it, so that this mechanism, because
NALSA has a huge network. Not only NALSA at the center level, we have state legal services authorities, we have district legal services authorities, we have taluka legal services authorities. So this huge network can be a great help to all the persons, Divyang persons who need any kind of legal aid, which can be very well provided under the scheme of NALSA. Then, of course, we have taken note of this fact that Nyaya Bandhu and Tele-law needs to be made accessible. So definitely that action is required to be taken. Just for your information, on the Constitution Day, 26 November 2022, Supreme Court launched this S3 VAS website. So you must be aware that S3 VAS website is secure, scalable and Sugamya website as a service, and it has features for Divyang persons. It is Divyang friendly. So it is one major step, and of course the Honorable Chief Justice of India has already constituted a committee for auditing the Supreme Court and other courts also, as far as the rights of for accessibility aspect of Divyang. So we have our last speaker then highlighted the sensitization of youths on the rights of persons with disabilities, giving various day-to-day examples. So this seminar definitely, as in the beginning our Joint Secretary has highlighted, that this is part of our flagship scheme Disha, where we hold regularly this national level seminars for legal literacy and awareness. As part of this scheme, today this legal literacy and awareness program is on the specific topic of rights of persons with disabilities. We had good speakers who address various aspects of the issue, and among the audience we have our village level functionaries, we have our paralegal volunteers. So ये जो विलेज लेवल जो हमारे फंक्शनरीज और लीगल पैरालीगल वॉलंटियर्स है, मैं आशा करता हूँ कि ये आज के वेबिनार से जो इस पर्टिकुलर आज का जो विषय है राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, इस पे आपको अच्छी जानकारी मिल गई होगी। अब आपका जो दायित्व क्या है? आपका दायित्व ये है कि ये जो अवेयरनेस है, ये जो इंफॉर्मेशन आपको मिला है, ये जो एक्ट है राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट, दूसरे जो प्रोविजंस है, जो ये डिपार्टमेंट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की जो योजनाएं हैं, जो अगर डिसेबल्ड पर्सन के लिए कोई कोर्ट में कैसे उसको पहुंचाना है, क्या सुविधाएं हैं, ये सब इंफॉर्मेशन अब आपको अपने स्तर पे अपने अपने क्षेत्र में कैसे इसको आप लोगों तक पहुंचाएंगे, ये आपके लिए एक आपका बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। मैं आशा करूंगा कि ये जो स्पीकर्स ने अलग अलग विषय पर डिसेबिलिटी रिलेटेड इश्यूज पर जो जानकारी दी है, उसके आधार पे आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में, खास करके दिव्यांग लोगों के बीच में इसको आप अवगत कराएंगे। और जो हमारा जो एक MOU CSC के साथ है, CSC सेंटर के थ्रू भी आप जैसे जो कोर्ट में E-फाइलिंग करना चाह रहे हैं या जो कोर्ट को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो उनकी आप मदद करेंगे। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आज के सभी स्पीकर्स को, जो उन्होंने अपना समय निकाल के इस वेबिनार को एड्रेस किया, और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने भी खास करके संयुक्त सचिव श्री नीरज गायगी जी, उन्होंने ये सेमिनार जो हमारा सीरीज ऑफ सेमिनार का एक भाग है वो आज आयोजित किया है, उसके लिए
बहुत उनको मैं धन्यवाद देता हूँ. थैंक यू. Thank you, sir. Now I request Shri B. Chandra Mohyar, Deputy Secretary, A2J Division, Department of Justice, for the vote of thanks. Thank you, Farhana. I take this opportunity to present vote of thanks. Firstly, I would like to thank Secretary Justice Sir for chairing the session and delivering the concluding remarks. Thanks are also due to JS Sir for setting up the context with his welcome address. Most importantly, I express my gratitude to all the distinguished speakers for all the insights given on various themes related to persons with disabilities. Last but not least, I must thank all the participants for joining the session with enthusiasm and eagerness to learn. I also thank the entire team of A2J and Department of Justice for making this event happen smoothly. Thank you.